आइए आज हम देखते हैं हमारे सन के बारे में। अगर सन के बारे में डिस्कस करें तो ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है किसका, हमारे सोलर सिस्टम का। और सोलर सिस्टम में हमारे सन के पास कितने हैं, 8 प्लेनेट। नोवा क्यों निकाल दिया प्लूटो को, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम सन के बारे में देखें तो ये हमारा लगभग इतना बड़ा है कि हमारी 108 मिलियन अगर अर्थ इसमें डालें तो ये हमारा पूरा सन कंप्लीट होगा। इतना हमारा साइज कंपेरेबल है अर्थ के कंपैरिजन में, ठीक है। और अर्थ का अगर हम इसे डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो 1.5 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 1.5 करोड़ किलोमीटर हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी है। और ये सन का एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है। तो एवरेज डिस्टेंस हमारा सन का क्या है, अर्थ और सन के बीच में 1.5 करोड़ किलोमीटर। अगर हम मिनिमम डिस्टेंस देखें तो सन का और अर्थ के बीच में, क्योंकि सन हमारा क्या कर रहा है, सन के चारों तरफ पृथ्वी कैसे ऑर्बिट पर घूम रही है, इसका है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। और एलिप्टिकल ऑर्बिट में एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारे सन के सबसे पास होती है अर्थ, मतलब एलिप्स का 2 फोकस पॉइंट होते हैं और 2 फोकस पॉइंट में से हमारा सन जो है वो किसी एक फोकस पॉइंट पे लाई करता है। इसका मतलब जो ये एलिप्स है, अंडाकार पथ, इस पर इस सूर्य के चारों तरफ क्या घूम रही है, पृथ्वी। और पृथ्वी जो है एक समय ऐसा आता है जब हमारी अर्थ सन के सबसे पास में होती है और एक टाइम ऐसा आता है जब सन से सबसे दूर होती है। और इसके 2 सेंटर होते हैं, 1 और 2, और सन किसी भी एक सेंटर में लाई करता है। जब हमारी पृथ्वी सन के सबसे पास में आती है तो हमारा डिस्टेंस होता है 1.49 करोड़ किलोमीटर। और जब हमारी सन के सबसे दूर होती है पृथ्वी तो इसका डिस्टेंस होता है 1.52 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा 0.49 से 0.52 तक जाती है, तो इसलिए एवरेज डिस्टेंस हमारा 1.5 करोड़ किलोमीटर इन दोनों के बीच का। इस पोजीशन को जब हमारे सबसे पास में आती है, इस पोजीशन को, क्योंकि जब प्यारे होते हैं वही पास में आएंगे, इसको हम कहते हैं पेरीहिलियन। मतलब कि पेरीहिलियन, हिलियन हो गया सन और पेरी मतलब क्लोज, ठीक है। और जब दूर जाती है मतलब फारदेस्ट पोजीशन सन की अर्थ से, तो उसको हम कहते हैं एपहिलियन, ठीक है। तो एपहिलियन हमारा ये पोजीशन जब हमारा सन अर्थ से सबसे दूर होता है, ये हमारी आती है जनवरी में, ठीक है। ये हमारी पोजीशन कब आती है अर्थ की, ये जब सबसे दूर होती है, ये आती है जून में। तो इसकी डेट है हमारी 4 जून और इसकी है हमारी 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को हमारा क्या होता है, एपहिलियन। मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब विंटर होते हैं तब हमारी अर्थ सन के क्लोजेस्ट होती है, पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक होती है जब भारत में सर्दियां चल रही होती हैं। और जब भारत में गर्मियां होती हैं तो सूर्य से पृथ्वी सबसे ज़्यादा दूर होती है। वो डेट आती है 4 जून को, एपहिलियन उसको कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं हम पेरीहिलियन को उपसौर, और इंग्लिश में इसको कहते हैं पेरीहिलियन, और एपहिलियन को हम कहते हैं अपसौर, ठीक है। सौर मतलब हमारा सूर्य, और उपसौर और अपसौर ये हमारी 3 जनवरी और 4 जून, ये डेट्स याद रखने कंपेरेटिवली। और सूर्य की अगर हम बात करें पर्टिकुलर, तो अर्थ और सन के बीच में जो रिलेशन है, ये एलिप्टिकल पोर्शन के अलावा अगर हम सन को पर्टिकुलर डिस्कस करें तो सन हमारा क्या है, इसके अंदर एक है हमारी इसकी कोर, दूसरी सन के चारों तरफ जो लेयर आती है ये है रेडिएटिंग जोन। रेडिएटिंग मतलब इसके अंदर जितनी भी एनर्जी बन रही है वो सारी बाहर जा रही है इस लेयर के अंदर। उसके बाद थर्ड लेयर आती है सन की कन्वेक्टिंग जोन, ठीक है। कन्वेक्टिंग क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि सन के अंदर जितनी भी एनर्जी बन रही है वो इसके अंदर मटेरियल भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी हमारी 3 तरीके से ट्रेवल करती है। सबसे पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ये 3 तरीके से क्या करती है, हमारी एनर्जी ट्रैवल करती है। एनर्जी ऊर्जा चलन के तीन प्रकार हैं, चलन, संवहन और विकिरण। तो चलन, कंडक्शन में क्या होता है कि हमारा सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसे आप अगर पानी गर्म करते हो तो जो हीट है वो वहाँ से गैस से बर्तन में और बर्तन से फिर पानी में ट्रांसफ़र होती है और उसके बाद वो वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है, वेपर बन के उड़ जाता है। दूसरा कन्वेक्शन, अगर आप जैसे कपूर जला रहे हो तो कपूर में क्या होता है, वो डायरेक्टली हीट में जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होकर गैसेस स्टेट में बदल जाती है, उसका दूसरा स्टेट हमको देखने को ही नहीं मिलता। या फिर आप जैसे लावा देखते हो तो वो मैग्मा जो है हीट के साथ बाहर आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर 99% जो है मैक्सिमम जो उसके अंदर गैसेज और वाटर वेपर वगैरह ये सब होते हैं। डस्ट पार्टिकल और धूल कण जो होते हैं वो उसके साथ
ऊपर क्रस्ट जो है उसमें आकर मिलते हैं, पर वो नीचे से जो एनर्जी आ रही है वो कन्वेक्शनल करंट्स हैं, संवहनीय धाराएं अपने साथ वो क्या लेकर आ रही हैं, धरती के नीचे से मिट्टी भी, तो वो होगी मैटर प्लस एनर्जी। ठीक है, तो मैटर प्लस एनर्जी हमारी किस में चलती है, कन्वेक्शन में, संवहनीय धाराओं में, संवहन कहते हैं इसे। और तीसरा है विकिरण, तो विकिरण में क्या होता है, ना हमारा मैटर चलता और ना हमारी एनर्जी चलती, इसमें क्या है, उनका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इफेक्ट क्या होता है, यानी सूर्य जो है, सूर्य से हमारे पास क्या आ रही है, रेडिएशन आ रही है। मैटर का जो हमारा एनर्जी का फ्लो होता है, जिसको हम रेडिएशन कहते हैं, रेडिएशन में ना तो एनर्जी जाती ना हमारा मैटर जाता, उसका एक हीटिंग इफेक्ट मिलता है। जैसे आप अगर 100 वाट का बल्ब जला दो इस रूम में तो बहुत गर्मी लगती है आपको। ठीक है, अगर उसके पास जाओगे, हाथ फील करोगे तो आपको गर्मी लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ, बल्ब आपके पास नहीं आ रहा, ना ही उसकी लाइट आपको करंट, ना ही आपको करंट लग रहा, पर उसका एक हीटिंग इफेक्ट जो है वो आप आसपास के वायुमंडल में, उसकी वजह से जो रेडिएशन है वो उसका इफेक्ट है उसकी इलेक्ट्रिसिटी का, उसके जलने का। तो जैसे सन से हमारे पास एनर्जी आ रही है यूवी रेडिएशंस, तो सन ना ही खत्म हुआ कभी, ना ही इसका साइज बढ़ता जा रहा, ना ये सिकुड़ रहा, पर सूर्य की जो लाइट आ रही है हमारे पास यूवी रेडिएशंस की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं रेडिएशन, जो एक इफेक्ट है सन के गैसेस के जलने का। ठीक है, तो ये 3 तरह से हमारी एनर्जी चलती है। अगर सन के बारे में पर्टिकुलर बात करें तो इसका अंदर जो कोर है, इसके अंदर हमारे क्या चल रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के प्रोसेसेस चल रहे हैं, 2 रिएक्शन, एक तो हमारा चल रहा है इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा है हमारा न्यूक्लियर फिशन। इसको कहते हैं नाभिकीय केंद्रीकरण और यह है विखंडन। अगर हम फ्यूजन की बात करें तो 2 हमारे एटम्स को अगर जोड़ने का काम हो रहा है तो उसमें भी हमारी एनर्जी लग रही है, और ये एनर्जी सारी जितनी कोर के अंदर बन रही है ये सारी बाहर आती है और उसके बाद पूरे स्पेस में फैल जाती है। दूसरी है हमारी न्यूक्लियर फिशन, मतलब कि अगर हाइड्रोजन जो है ये 2 हाइड्रोजन प्लस में टूटती है तो इसमें भी हमारी एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी भी हमारी बाहर की लेयर्स तक आती है। यहाँ से जो एनर्जी बन रही है सन के कोर में, ये हाइड्रोजन जब हमारे जो हीलियम में कन्वर्ट होती है तो हीलियम जो है ये क्या है, नोबल गैस, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, और हीलियम जो है वो नोबल गैस है क्योंकि किसी से रिएक्ट नहीं करेगी। तो ये सन की एक्सट्रीम लेयर्स जो हैं, इतनी सारी लेयर्स, उनके हाई प्रेशर के अंडर ये किस में कन्वर्ट होएगी, कार्बन में। ठीक है, और कार्बन हमारा नेचुरल फॉर्म में कैसा होता है, ब्लैक। ठीक है, तो जो हमारा हाई ग्रेविटी फील्ड है सन के अंदर, ये जनरेट हो रहा है किसकी वजह से, सन की हाइड्रोजन जो है वो धीरे धीरे हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, और जब ये हमारी पूरी हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी हाइड्रोजन, तो ये सन जो है वो एक रेड जाइंट बन जाएगा, जिसमें इसका जो कोर है, सेंट्रल कोर, ये बहुत ही कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, बहुत ही कंसंट्रेटेड और डेंस। ठीक है, ये हाई डेंस हो जाएगा, और जो इसकी आउटर लेयर है ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्सप्लोड। ठीक है, एक्सप्लोड। अब ये ब्लैक होल में क्यों कन्वर्ट नहीं होगा, हमारा सन जो है वो ब्लैक होल में इसलिए कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है कंपैरेटिव टू दो स्टार्स, उन सितारों के कंपैरिजन में जो ब्लैक होल बन सकते हैं, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, सन का इतना बड़ा साइज होना चाहिए कि वो आसपास की जो एनर्जी है वो जो आउटर लेयर है उसको वो बाहर ना जाने दे। मतलब कि सन जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो ये पूरा का पूरा ही सन कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और ये बाहर जो एनर्जी बनेगी इसकी, रेड ड्वार्फ जो इसको हम कहेंगे, इसके लास्ट स्टेज में वो इस पर नहीं पहुंच पाए अगर ये ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा तो पर हमारा सन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा इसका, जिसको हम कहेंगे, जो किसके बाद होगा, रेड ड्वार्फ बनने के बाद सन की लास्ट स्टेज में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सन जब हमारा एक्सप्लोड हो जाएगा उसके बाद, पर जब तक एक्सप्लोड नहीं होता तब तक इसकी जो लेयर्स हैं, ये रेडिएटिंग जोन इसकी नेक्स्ट लेयर है, जिसमें यहाँ से जो बन रही है एनर्जी, जो एनर्जी निकल रही है न्यूक्लियर फिजन और फिशन से, ये कहाँ जा रही है, कन्वेक्टिव सेल्स की फॉर्म में, कन्वेक्टिव सेल्स की फॉर्म में रेडिएटिंग जोन तक। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, जिनके थ्रू हमारी जो कोर की एनर्जी है वो रेडिएटिंग जोन तक, वो क्या है, हमारे कन्वेक्टिव सेल्स। तो इन कन्वेक्टिव सेल से हमारी सन की एनर्जी यहाँ तक जा रही है, और ये कन्वेक्टिंग जोन से हमारी ये फर्दर एनर्जी ट्रैवल करके यहाँ पर आती है सन के आउटर मोस्ट लेयर पे। तो कन्वेक्टिव जोन से आगे हमारी है ये फोटोस्फीयर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आउटर लेयर को फोटोस्फीयर या फिर क्रोमोस्फीयर। ठीक है, तो सन का जो वायुमंडल है या सन का एटमॉस्फेयर, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर या क्रोमोस्फीयर, जिसमें सन के चारों तरफ एक हीटिंग इफेक्ट है, सन की गैसेज यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में जितने भी आयंस हैं हाइड्रोजन के वो प्रेजेंट हैं, और यहाँ से जो हमारी एनर्जी निकल रही है
कभी कभी ये हैवी अमाउंट में, पूरे स्पेस में रेगुलर निकल रही है, पर कभी कभी हैवी अमाउंट में इन कन्वेक्टिव सेल से एकदम से एनर्जी एक्सप्लोड होती है। और जब वो एनर्जी एक्सप्लोड होती है तो वो ये जो पैकेट सेल्स निकल रहे हैं, कन्वेक्टिव सेल्स, यही सेल्स हमारे स्पेस में डायरेक्ट निकल जाते हैं। और जैसे ही ये पैचेस, ठीक है, जैसे ही ये पैचेस हमारे इधर से कोर से जो निकल रहे हैं, ये कोर से पैचेस निकलते हुए बाहर एटमॉस्फेयर में, स्पेस में निकल जाते हैं। और ये हमारे बाइपोलर और ड्यूअल मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिनको हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो हमारे प्लाज्मा क्या है? चार्ज मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, चार्ज मैग्नेटिक सेल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या हुए? हमारे चार्ज मैग्नेटिक सेल्स ऑफ सन। ठीक है, तो ये क्या है? सन की एनर्जी यहाँ से निकल रही है। अब देखिए, जहाँ पर भी सन की एनर्जी एकदम से निकल जाएगी, इन सेल्स के थ्रू, ये चैनल जो बना हुआ है, इस चैनल के थ्रू जो हमारी सन की इंस्टेंट एनर्जी निकलेगी एक हैवी अमाउंट में, वहाँ पर सन की एनर्जी ये यहाँ पर कैसे स्पॉट्स बन जाएंगे? डार्क स्पॉट्स। ठीक है, डार्क स्पॉट क्यों बनेंगे? डार्क पैचेस क्यों बनेंगे? क्योंकि यहाँ से जब पूरा सन ग्लो कर रहा है, इस पूरे ग्लोइंग सन में से एकदम से एक छोटे से पोर्शन से एनर्जी जो है, ऊर्जा, वो एकदम से बाहर स्पेस में विस्फोटित होकर निकल जाएगी। तो जब हमारे यहाँ से एनर्जी एक्सप्लोड होकर निकलती है, तो यहाँ पर आउटर स्पेस में इन एनर्जी के सेल्स की तो एनर्जी, ये बाहर के सेल्स जो हैं, ये प्लाज्मा के फॉर्म में बाहर निकल गए स्पेस में। पर जो वापस यहाँ पर मैटर है, यानी कि जो इफेक्ट है, ये तो निकल गया, पर जो मैटर है सन का, हाइड्रोजन और हीलियम के कन्वर्जन का, वो वापस इन्हीं सेल्स में गिर जाता है। और वो होते हैं हमारी कोल्ड गैसेज, क्योंकि वो एनर्जी आउटर स्पेस में ट्रांसफर कर चुकी है। अच्छा, ये प्रोसेस होता कैसे है? अगर हम इसको एग्जैक्टली देखें तो सन से जो हमारी एनर्जी आ रही है, यूवी रेडिएशंस, वो इन पैचेस से कैसे निकलती है? तो सन से जो हमारी आउटर स्पेस में इस तरह से कन्वेक्टिव सेल से ये एनर्जी यहाँ पर प्लाज्मा के रूप में निकल जाती है। इनको हम कहते हैं प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल्स की फॉर्म में ये एनर्जी निकल गई, और जब ये यहाँ पर आती हैं तो ये बाइपोलर होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? बाइपोलर क्यों होंगी? क्योंकि ये मैग्नेटाइज्ड हैं, और मैग्नेटाइज्ड हैं तो इनका इंट्रैक्शन किसी ना किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड से जरूर होगा। कैसे पता चला है मैग्नेटाइज्ड हैं? अभी सन पे एक स्पेस प्रोब गया हुआ है जिसका नाम है पार्कर। ठीक है, तो पार्कर जो सोलर प्रोब है, सन पे ये भेजा हुआ है नासा ने। कब भेजा था ये? 2019 में। ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब हमारा कब गया था? 2019 में। अभी ये सन के पास तक पहुंचा नहीं है, अभी ये इनफैक्ट मरकुरी के पास तक भी नहीं पहुंचा है। बुध के समीप ये पहुंचेगा 2025 तक। और अभी ये सन की आउटर लेयर को, जो हमारी क्रोमोस्फीयर है, इस क्रोमोस्फीयर की बाहर वाली जो ब्राइटेस्ट लेयर है, उसको हम कहते हैं कोरोना। तो ठीक है, तो कोरोना क्या है? सन की बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर सन की कौन सी है? क्रोमोस्फीयर की जो टॉप लेयर है, इसको हम कहते हैं कोरोना, सन का आउटर एटमॉस्फेयर। ठीक है, जहां पर हमारे चार्ज पार्टिकल मिलते हैं। अगर हम अर्थ की बात करें तो हमारा जो आयन मंडल है, आयनोस्फेयर, उसका कंपैरिजन हम किससे कर सकते हैं? इस कोरोना से, जो सन के ऊपर मौजूद है। तो ये यहाँ पर कोरोना से जो ये प्लाज्मा बाहर निकल रहे हैं स्पेस में, ये हमारे धरती तक भी आते हैं, और इन्हीं प्लाज्मा के थ्रू हमारी आती है सोलर विंड। ठीक है, सोलर विंड, या फिर हम कह सकते हैं सोलर स्टॉर्म। तो सौरजिक तूफान जो हमारे किसके थ्रू आते हैं? ये प्लाज्मा सेल्स के थ्रू। और जब यहाँ से इंस्टेंट एनर्जी निकल जाती है, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये एनर्जी तो यहाँ पे आउटर स्पेस में ट्रांसफर हो जाती है, पर हीट बाहर के स्पेस में ट्रांसफर होती है, मैटर ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होता। वो मैटर वापस कूल डाउन होके इधर गिर जाता है। इसीलिए यहाँ पर एरिया ऐसा बन जाता है जो यहाँ पे क्या है? कूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कूल। और इसके चारों तरफ ये क्या है? यहाँ पर तो बन गया हमारे क्या? कूल पैचेस। और इसके चारों तरफ ये क्या बन गए? हॉट। तो एक पूरे हॉट सन की सरफेस पे हमें कूल पैचेस दिखाई देते हैं। इसलिए हम इन कूल पैचेस को क्या कहते हैं? सोलर सन स्पॉट्स। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं इन्हें? सन स्पॉट्स। और क्योंकि सन भी अपने एक्सेस पर घूम रहा है, सन का भी एक इस तरह से एक्सेस है जिस पर वो रोटेट कर रहा है। तो ये जो हमारे एक्सेस हैं, ये सन स्पॉट्स भी एक टाइम के बाद रिपीट होते हुए दिखते हैं। और वो टाइम हमारा कौन सा है? टोटल 11
11 साल का, ठीक है। तो 11 ईयर्स हमारा किसका टाइम पीरियड है इन सन स्पॉट्स का। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों सन स्पॉट्स हैं जो सन पर मौजूद हैं, उनके नाम साइंटिस्ट ने अलग अलग दिए हुए हैं, और वो सन स्पॉट एवरेज टाइम पीरियड है 11 साल का, जिस टाइम पीरियड के बाद वो दिखते हैं हमारे सन पे वापस, ठीक है। तो ये वेरी करता है हमारा 9 to 14 ईयर्स तक का, बट एवरेज टाइम पीरियड हमने लिया है इनका 11 ईयर्स का। अब जो 11 साल के बीच में होता क्या है, सन जो है, सन का भी एक इक्वेटर है, और ये सन स्पॉट्स जो हैं एक बार उससे ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं, एक बार हमारे नीचे की तरफ शिफ्ट होते हैं, उनका भी उत्तरायण और दक्षिणायन इस तरह से होता है। तो हमारा लगभग 2 से 3 साल के बीच में हमारा एक क्या आता है, सोलर मैक्सिमा, ठीक है, सोलर मैक्सिमा, और फिर आता है हमारा मिनिमा, ठीक है। तो जब हमारी सन स्पॉट्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, सन स्पॉट की एक्टिविटी जब बढ़ जाती है, ज़्यादा नंबर ऑफ सन स्पॉट दिखते हैं, तो हमारा क्या होता है, मैक्सिमा। और जब सन स्पॉट्स हमारे कम विजिबल होने लग जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सोलर मिनिमा। यानी जब हमारा 2-3 साल बाद सोलर मैक्सिमा शुरू होता है तो हमारे सन से हीट रेडिएशंस आनी बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब ये हमारी जब सन की रेडिएशंस आती हैं तो ये हमारे मैग्नेटोस्फीयर को इफेक्ट करती हैं, और वो किस तरह करती हैं हम मैग्नेटोस्फीयर में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारे सन के बारे में कुछ जानकारी। अब इसकी जो बाहर की लेयर है, ये कोरोना, ये बहुत ही शार्प लाइट होती है, और ये हमको कब दिखती है, एक्लिप्सिस के टाइम पे। ये कब दिखती है हमको, एक्लिप्सिस यानी ग्रहण के टाइम पे हमको दिखती है, क्योंकि पूरा सन जब ग्लोइंग है तो इसकी बाहर की जो आउटर लाइट है ये हमको नहीं दिख सकती, बिकॉज ये बहुत शार्प लाइट होती है। और जब हमारा एक्लिप्स होता है यानी ग्रहण, जब चंद्रमा पूरे सूरज को ढक लेता है तो हमको ये ब्राइट लाइट दिखती है, और ये एक्लिप्सिस के टाइम पर जब ये लाइट दिखती है, और सारे एक्लिप्सिस पे नहीं, जब हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है यानी एनुलर सोलर एक्लिप्स, तब हमको ये कोरोना जो है आउटर रिंग एक डायमंड रिंग की तरह दिखती है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं डायमंड रिंग इफेक्ट, ठीक है। तो डायमंड रिंग इफेक्ट हमारा कब दिखता है, सोलर एक्लिप्स में, ठीक है। तो डायमंड रिंग इफेक्ट हमारा सन से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप याद रखना। अब अगर टेम्परेचर लास्ट चीज, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो सन के कोर में हमारा 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस लगभग इनका तापमान होता है। सन की जो आउटर लेयर है इसका टेम्परेचर लगभग होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारे प्लाज्मा निकल रहे हैं यानी कि जो सोलर विंड हैं, इनका टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये 3 टेम्परेचर्स, और सोलर विंड्स, पार्कर सोलर प्रोब इस पे गया हुआ है, कब 19 में गया था, और ये हमारी सारी लेयर्स हैं। अब इनके बीच में डिस्टेंस है जो वो हमारा कितना है, 1.5 करोड़ किलोमीटर। इसको हम सबसे पास में आती है जब कहते हैं पेरिहीलियन, सबसे दूर जाती है तो एपहीलियन, उपसौर और अपसौर। और ये हमारे सन की थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इससे निकलती हुई प्लाज्मा हमारे पास आती है सोलर विंड्स की तरह, जिनका टाइम पीरियड होता है, जो सन स्पॉट्स इस पे बनते हैं वापस, तो उनका टाइम पीरियड होता है लगभग 11 साल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमारी सन के बारे में थी। थैंक यू।